ओके, सो सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 13 जनरल ग्रुप टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आज हम इसका जो है वो लेक्चर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। 7वां लेक्चर है या 7वीं क्लास है और इसी क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा हमारे पास लेक्चर 7 में, दैट्स चैप्टर 13। तो कुछ चीज़ें थी एंड में। लास्ट टाइम हमने एक जो है वो कर लिया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें डायग्राम और उसके सारी डिटेल्स वगैरह लिख ली, तो उसको समझ भी लिया था। तो बाकी अब उसके जो है सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस हैं, और उसके अलावा जो है वो कुछ फर्दर और जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के यूजेजेस हैं। बस ये पढ़ेंगे, इसके साथ ही ये चैप्टर हमारे पास जो है वो एंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बातें, बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि वो जो कंपाउंड है, जो भी आप पढ़ने वाले हैं, उसको वो फिज़िकली कैसा है, मतलब उसको देख कर, चख कर, सूंघ कर, स्मेल करके, ये सब करके हम बता दें उसकी प्रॉपर्टीज़। सो दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उसमें बस वर्डिंग्स होती हैं। और आप जानते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो भी आपके पास आती हैं, जब भी आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तैयारी करते हैं या फिर उसको याद करते हैं, तो जस्ट इससे क्या होता है कि MCQs ही जो है वो आपके पास इससे बनता है। ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से कभी भी जो है वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं सेक्शन बी या सेक्शन सी, शॉर्ट या लॉन्ग के अंदर जो है वो कोई भी आपका पोर्शन नहीं बनाता। ठीक है, सो फिज़िकल प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। फर्स्ट है कि इट इज़ अ विस्कस लिक्विड, ये एक विस्कस लिक्विड होता है या फिर ये गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक है, तो विस्कस से मुराद जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो, या विस्कस से मुराद की जो चीज़ हमारे पास गाढ़ी हो। ठीक है, तो ये गाढ़ा सा लिक्विड है, ये विस्कस लिक्विड होता है। ठीक है, तभी हम इसको जो है वो ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। जैसे पिछली क्लास में मैं बता रहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। तो ऑयल कहने की वजह ये थी कि इसको ऑयली नेचर होना, या फिर ये जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, तो या विस्कस होता है, दैट्स वाई इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। तो ऑयल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये विस्कस होता है। अगर आप इसको अपने कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर कभी ज़िंदगी में देखा है सल्फ्यूरिक एसिड को, तो वो विस्कस सा होता है, गाढ़ा सा होता है। और इसकी हाई विस्कोसिटी के पीछे रीज़न इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी भी जो है वो वाटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चूँकि आप जानते हैं फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू होती है किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स देखने में आती हैं, इफेक्ट्स देखने में आते हैं उसके। उसमें वो इफेक्ट विस्कोसिटी में भी होता है, सरफेस टेंशन में भी होता है, एवोपरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, हर एक चीज़ में, वेपर प्रेशर, हर एक चीज़ में हमें उसमें इफेक्ट देखने में आता है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक विस्कस लिक्विड है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो चूँकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसकी वजह से ये एक विस्कस लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक है, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसकी जाहिर सी बात है वाटर से ज़्यादा होगी। जो चीज़ विस्कस ज़्यादा होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। तो वाटर की वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि इसकी 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जाकर ये बॉयल होता है, और इस हाई बॉइलिंग पॉइंट के पीछे रीज़न भी सेम यही रीज़न है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई बॉयल करना मुश्किल है। चूँकि अगर हम इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो एक हाई टेम्परेचर आपको रिक्वायर करेगा। नेक्स्ट है कि ये सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में हल हो जाता है। चूँकि एसिड है, जितने भी एसिड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये भी सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में ऐड कर दिया जाता है, तभी वाटर में ऐड करके इसको हम लोग जो है वो सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं टाइट्रेशन वगैरह करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोलर या 0.1 मोलर हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे होते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है वाटर में ऐड करके ही बन रहा होता है सॉल्यूशन इसका, तो पानी में हल हो जाता है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी ऑल द एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, दैट्स वाई ये भी डिज़ोल्व हो जाता है बिकॉज ये एसिड है, और एसिड है तो उसकी वजह से कॉरोसिव टू टच भी है। टच करने में कॉरोसिव हो, कॉरोसिव का मतलब होता है कि झुलसा देना, झुलसा देना या जला देना। अगर आप इसको टच करेंगे, आप चूँकि जाहिर सी बात है एसिड है, तेज़ाब है, जब आप इसको टच करेंगे तो हाथों में आपके गिरेगा, या फिर आप उसको टच करेंगे अपने फिंगर से तो वो कोरोड हो जाएगा, वो जल जाएगा, झुलस जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कॉरोसिव टू टच है बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसलिए तो चूँकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स वाई ये कॉरोसिव टू टच है। इसको टच करेंगे तो कॉरोसिव होगा। वीक एसिड्स को टच करने से इतना मसला नहीं आता जितना स्ट्रॉन्ग एसिड को टच करने से मसला होता है। ठीक है, कोरोजन होती है। तो ये सिंपल से ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, बस MCQs में पूछ सकते हैं सिंपल, तो आप उसको याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक बात? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मतलब एक्सप्लेन कर दी मैंने। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको पता है जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी तो असल में यहाँ पर हमें इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे।
सल्फ्यूरिक एसिड के। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास जो है ना वो 4 तरह से रिएक्शंस देता है, अलग अलग किस्म के 4 रिएक्शंस इसके हम यहाँ पर देखने वाले हैं, या 4 तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। 4 तरह से इसका केमिकल बिहेवियर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो आपके न्यू बुक में मैंशनड है। तो सबसे पहला तो एक डाई बेसिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड से मुराद क्या हो गया कि इसकी जो बेसिसिटी है वो हमारे पास 2 है। तो डाई बेसिक का मतलब हम इसको सिंपल ये बात कह सकते हैं कि इसकी जो हमारे पास बेसिसिटी आएगी वो 2 आएगी। तो डाई बेसिक एसिड है। इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एक डाई प्रोटिक एसिड है। तो डाई प्रोटिक एसिड और डाई बेसिक एसिड बात देखिए। तो डाई बेसिक एसिड कौन से एसिड्स होते हैं जो 2H प्लस देते हैं, ठीक है। तो डाई प्रोटिक या डाई बेसिक एसिड से मुराद हो गया कि ये 2H प्लस आइंस जो है ना वो एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट कर सकता है। दैट्स हम कह सकते हैं कि एक डाई बेसिक एसिड है। और ये एक स्टेप में नहीं करता, 2 स्टेप में करता है, मल्टीपल स्टेज में करता है, ठीक है। तो पहले एक H प्लस लॉस करता है, उसके बाद दूसरा H प्लस लॉस करता है, तो 2H प्लस लॉस करेगा। जैसे कि अगर हम इसको वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो व्हेन वी डिजॉल्व इट इन वाटर, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको पानी में डाला गया। अब चूंकि ये एसिड है तो जाहिर सी बात है कि अपना H प्लस लॉस करेगा, वाटर को H प्लस देगा एज पर द ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, मतलब वो H प्लस डोनर होता है ना, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में इसको एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में। तो ये अपना एक H प्लस इस वाटर को दे देगा। तो जाहिर सी बात है एक H प्लस जब ये देगा तो ये HSO4 माइनस बन जाएगा, और ये H3O प्लस, सॉरी H2O नहीं बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा H3O प्लस, ठीक है, जब ये H प्लस इसको दे देगा। तो इस वाले आइन को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आइन, कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोनियम आइन यहाँ पर बन जाएगा। और ये जब, और ये HSO4 माइनस एक आइन यहाँ पर हमारे पास बन गया, HSO4 माइनस 1। तो ये सल्फेट आइन नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज बाई सल्फेट आइन। तो ये हमारा बाई सल्फेट आइन बना, या हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक H प्लस लॉस हुआ। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये HSO4 माइनस दोबारा वाटर से रिएक्शन करके अपना दूसरा H प्लस भी जो है ना वो उसको दे देगा वाटर को। तो क्या होगा, अगेन हमारे पास जो है वो एक और हाइड्रोनियम आइन की फॉर्मेशन होगी, और जब ये H प्लस निकल गया तो SO4 माइनस 2 आइन बन गया। अब ये वाला जो आइन होता है SO4 माइनस 2, ये आप सब जानते हैं कि इसको हम लोग कौन सा आइन बोलते हैं भाई, सल्फेट आइन। तो ये सल्फेट आइन बन गया। इससे हमारे पास साबित हुआ, इससे हमारे पास ये साबित हो रही है कि क्या साबित हो रही है कि जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड से मुराद ये कि इसकी बेसिसिटी हमारे पास जो है वो 2 होती है। चूँकि 2H प्लस दे सकता है मल्टीपल स्टेप में, एक बार एक H प्लस लॉस करता है, फिर दोबारा दूसरा H प्लस लॉस करता है, ठीक है। इसी को डाई प्रोटिक एसिड भी कहा जा सकता है। क्लियर है बात समझ में आ गई? कि तो सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, साबित कैसा हुआ, क्योंकि चूँकि H प्लस दे रहा है वाटर को। और डाई बेसिक ये कैसे साबित हुआ, डाई बेसिक एसिड है क्योंकि 2 बार H प्लस दे रहा है मल्टीपल स्टेप के अंदर। इस तरह एक तो मोनोबेसिक एसिड होता है जो 1 बार H प्लस देता है जैसे HCl। ट्राईप्रोटिक एसिड भी होता है जो 3 बार H प्लस देते हैं जैसे फॉस्फोरिक एसिड। तो ये डिपेंड करता है कितना हाइड्रोजन है, इतना हाइड्रोजन है वो 1 बाय स्टेप देते रहता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है डाई बेसिक एसिड के लिहाज से। सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि रिमूवर ऑफ वाटर, ड्राइंग एजेंट भी जिसको हम कह सकते हैं ना। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड बाय नेचर हमारा हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारा हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक से क्या मुराद होता है, जो चीज़ हाइग्रोस्कोपिक होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, मॉइस्चर को खींच लेती है। तो दैट्स वाई सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकता है किसी भी कंपाउंड के अंदर से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 रिएक्शन है, मैं इस चीज़ को साबित करूँगा। सबसे पहले तो एक रिएक्शन में दूंगा ग्लूकोज से, ग्लूकोज की डिहाइड्रेशन करेंगे, और अगला जो है वो हम लोग ये जो C12H22O11 सक्रोज, ये जो शुगर होता है जो चाय में डालते हैं, चीनी है वो है, उसकी हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, हम सिर्फ इस 2 को देखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अब ये ग्लूकोज है तो, और ये सक्रोज है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे। अच्छा, ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए और हॉट सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करता है। तो हॉट करने के लिए यहाँ पर मैंने डेल्टा लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा का सिंबल जो है वो हीट को शो करता है। तो ये हीटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और कंसनट्रेटेड है, तो ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करेगा। क्या करेगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। तो ये एक सिंपल एक रिएक्शन है जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इसको नॉर्मली हम इसको कर भी सकते हैं नहीं ना, मतलब लाइक अगर आप इसको लैब में करना चाहें तो जैसे कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेट से कि आप जो है वो कोई एक शुगर डाल लेते हैं। शुगर आपने डाल दिया, शुगर के कुछ पार्टिकल्स आपने इसके अंदर डाल दिए। तो ये शुगर या चीनी जिसको हम कहते हैं सक्रोज C12H22O11,
इसके कुछ पार्टिकल्स आपने इसमें ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद आप क्या करें, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालें, और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद जब आप इसको हीट करेंगे, जब हम इसको यहाँ से हीट करेंगे तो हीट करने पर होगा क्या कि ये जो है ना, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये जो थोड़ी सी चीनी है ना, ये पूरी ब्लैकन हो जाएगी, ये पूरी ब्लैक हो जाएगी। और एक ना इस तरह से कोई एक चीज़ ना, मतलब इस तरह से बाहर भी इतनी ब्लैक हो जाएगी और इसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से ना ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, किससे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से। ठीक है, जैसे कोई सांप हो, जैसे कोई स्नेक हो। तो इसी को नॉर्मली हम लोग जो है ना वो केमिस्ट्री में कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड शुगर स्नेक रिएक्शन, चीनी का सांप वाला रिएक्शन। ऐसे बच्चों को समझाने के लिए, छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं शुगर स्नेक रिएक्शन। तो शुगर स्नेक से हमारे देखिए चीनी का सांप जैसे कि टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहा है, ये असल में चीनी का सांप नहीं, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर ऐड करके इसका वाटर रिमूव करके कार्बन की फॉर्मेशन कर रहा है, और ये कार्बन जो है वो बाहर आ रही है ब्लैक कलर की सूरत में। ठीक है, तो नॉर्मली किसी भी लैब में किया जा सकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी। तो ग्लूकोज या सक्रोज हम इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ग्लूकोज को हमने लिया तो ये क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड इससे वाटर रिमूव कर देगा। जब वाटर रिमूव करेगा H2O तो सिर्फ कार्बन बच जाएगा इसके पास। तो रिएक्शन में क्या होगा, ये कार्बन बचेगा और इस तरह से H2O वाटर हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जस्ट आप इसको बैलेंस कर देंगे, जस्ट यू नीड टू बैलेंस इट। यहाँ पर अगर हम 6 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पर 6 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये वाटर तो रिमूव हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। बाकी जो कार्बन है ना वो आपको ब्लैक कलर के इसके अंदर से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। इससे ये साबित हुआ कि ग्लूकोज में से सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। दैट्स व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हिच हैज द एबिलिटी टू रिमूव वाटर फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल और एनी कंपाउंड। खासतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से ये वाटर रिमूव करता है। आगे चैप्टर 15, 16, 17 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ इस्तेमाल होगा काफ़ी ज़्यादा इसका, रिएक्शंस वगैरह जब हम करेंगे। तो अभी तो एक बेसिक नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ उसके बारे में। इसके बाद सक्रोज है, सक्रोज C12H22O11 जिसको शक्कर कहते हैं, चीनी कहते हैं, जो घरों में इस्तेमाल की जाती है। ग्लूकोज भी घरों में इस्तेमाल होता है नॉर्मली। ठीक है, एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ड्रिप्स वगैरह में भी देखा होगा ग्लूकोज यूज़ होता है। तो सक्रोज जो है हमारे पास, इसमें भी सेम यही होगा। जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाएगा तो इससे वाटर मॉलिक्यूल ही खींचेगा, और सेम यही कार्बन और वाटर अलग हमारे पास हो जाएगा। बस बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए 11 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है हमारे पास 12 लगाना पड़ेगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शंस जो आप देख रहे हैं उसके अंदर हम चेक करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। समझ गए बात? दैट्स अ बेसिक थिंग, बहुत आसान इक्वेशंस होती हैं ऐसी। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड को हम सल्फोनेटिंग एजेंट भी है साथ में ये। अब सल्फोनेटिंग एजेंट की क्या मुराद है, ये असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है जो आपको ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आएगा। लेकिन चूंकि न्यू बुक में आपके मेंशन किया गया है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वरना इसकी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ना वो आएगी हमारे पास ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब सल्फोनेटिंग एजेंट से मुराद क्या होता है कि सल्फोनियम आइन जो है ना वो किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड कर देता है। ठीक है, तो सल्फोनेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि ये सल्फोनियम आइन होता है, SO3H पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सल्फोनियम आइन। तो ये सल्फोनियम आइन कहलाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इस आइन को जनरेट कर सकता है और किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक सल्फोनेटिंग एजेंट है, बिकॉज इट कैन ऐड सल्फोनियम आइन टू एनी मॉलिक्यूल। अब जैसे कि C6H6 है, अच्छा चूँकि ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो हम यहाँ पर इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं C6H6। अगर आप जानते हैं तो ये C6H6 ये फार्मूला हमारे पास होता है बेंजीन का। तो बेंजीन का रिएक्शन SO3 से होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर सल्फोनेटिंग एजेंट हमारे पास कहलाता है। ठीक है, जब अब होगा क्या, जब ये SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड जब ये साथ में मिलेंगे तो ये सबसे पहले क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड अपना एक H+ जो है ना वो इस SO3 को दे देगा। जब अपना एक H+ इस SO3 को देगा तो ये SO3H पॉजिटिव बन जाएगा हमारे पास सल्फोनियम आइन, और वो सल्फोनियम ने हम जाकर बेंजीन पर अटैक कर लेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा C6H5, उसके बाद SO3H हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। इस कंपाउंड को कहा जाएगा, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो है वो सल्फोनेशन हो गई है, चूँकि SO3H ग्रुप जाकर बेंजीन में अटैक हो गया है। बाकी एक H+ निकल जाता है इसका। तो कहने का ये तो मैंने शॉर्ट रिएक्शन बताया, इसी को मैकेनिज्म से भी हम कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसको मैकेनिज्म से करना चाहें तो बेंजीन हमारे पास जो होता है, बेंजीन हमारे पास ये एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना भाई, अगर आपने पढ़ा है तो दिस इज़ बेंजीन, इस तरह से बनाते हैं C6H6। इसका रिएक्शन SO3 से होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो होता है क्या है कि ये सबसे पहले अपना H+ SO3 को दे देगा, तो ये SO3H+ बन जाएगा जो जाकर बेंजीन पर अटैक कर लेगा।
तो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो इस तरह से बेंजीन रिंग ड्रॉ करते हैं उसका स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर यहाँ पर हम लगा देते हैं SO3H। तो ये वही बात है, ऊपर जो चीज़ लिखी है वही नीचे लिखी हुई, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर पे बात कर ली। दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इससे ये हमारे पास साबित होता है कि बेंजीन असल में एक सल्फोनेटिंग एजेंट है, चूँकि वो सल्फोनियमाइन ऐड करवा सकता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, जैसे यहाँ बेंजीन पे कराता है। तो एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 5 तरह की होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नाइट्रेशन होती है, हेलोजिनेशन होती है, अल्काइलेशन होती है, एसाइलेशन होती है, और एक सल्फोनेशन होती है। तो वहाँ पे मैकेनिज्म आएगा पूरा इसका, तो उसको डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ये एक सल्फोनेटिंग एजेंट भी है, मतलब साबित हो गया यहाँ पर रिएक्शन देकर पता लगा कि सल्फोनियामाइन को अटैक करवा सकते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, समझ गए। तो ये एक हमारे पास तीसरा रिएक्शन। तो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक रिएक्शन यहाँ पर होगा, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो ये सब कहा जाए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। तो सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो खुद रिड्यूस होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। दैट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो 2 तरह के एजेंट होते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद को जो है वो रिड्यूस करे और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, जिसके साथ रिएक्शन करे। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब मेटल्स और नॉन मेटल से रिएक्शन करता है ना, जैसे ये कॉपर और एल्यूमिनियम, ये हमारे पास मेटल्स हैं, ये कार्बन और सिलिकॉन। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब मेटल्स या नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, जैसे कॉपर एल्यूमिनियम दे आर मेटल्स, जब इनसे रिएक्शन करेगा, या कार्बन सल्फर दे आर नॉन मेटल्स, इनसे रिएक्शन करेगा, तो हमेशा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्शन अगर ये कर ले तो अब रिएक्शन किस तरह से होगा इसके अंदर के सल्फ्यूरिक एसिड खुद हमारे पास जो है वो रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर होता है, अगर आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ऑक्सीजन ये -8 है और हाइड्रोजन ये +2 है, तो सल्फर हमारे पास +6 निकल के आता है ना भाई, सल्फ्यूरिक एसिड में इसके ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब खुद के ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करेगा ये और सामने वाले के ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा। अब जैसे चेक करो, आप कॉपर का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर जो है ना वो सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब देखो कॉपर यहाँ पर क्या हुआ, पहले चार्ज कॉपर का 0 था, 0 चार्ज से +2 पे आ गया, कॉपर सल्फेट जब बना, तो मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर यहाँ पर। तो और ऑक्सीडाइज किसने किया, सल्फ्यूरिक एसिड ने किया। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ क्या होगा भाई, खुद रिड्यूस हो जाएगा, और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होगा तो ये हमारे पास बनाएगा SO2। ठीक है, SO2। अब SO2 बनाएगा, अब SO2 में आप देख लो ये -4 अगर है तो सल्फर क्या हो गया हमारे पास, +4 हो गया। तो देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड के रिडक्शन हो गए ना, सल्फ्यूरिक एसिड ने खुद अपने आप को रिड्यूस किया और सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया, क्योंकि +6 से पहले ये +6 था, +6 से ये जो है वो आपका +4 पे आ गया। और जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो आपके पास एक हमेशा एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो वाटर होता है H2, तो हमेशा ये अलग से निकल जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये वाटर बन के रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे पास कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉपर के साथ। तो इसमें SO2 जो है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं CuSO4 बना तो रेस्ट वो अलग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रही है, जिसमें एक मॉलिक्यूल हम देख सकते हैं ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसको बैलेंस करना रहेगा, बैलेंस करते हैं थोड़ी देर में, पहले सारे इक्वेशंस बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो एल्यूमिनियम भी आपको पता है सल्फेट से पहले मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनाएगा Al बनेगा, फिर SO4 बनेगा। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको पता है +3 है, सल्फेट की -2 है, तो एल्यूमिनियम यहाँ 0 चार्ज था पहले, 0 चार्ज से ये हमारे पास +3 पे आ गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये सल्फेट तो -2 होता है। वैलेंसी इंटरचेंज अगर हम करें तो फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4 हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम सल्फेट हमारे पास बन गया। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड SO2 में रिड्यूस हो जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी साबित हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन में जब हम करेंगे तो कार्बन हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा। अब जब कार्बन ऑक्सीडाइज होता है तो नॉन मेटल को डायरेक्टली हम लिख देते हैं, कार्बन ऑक्सीडाइज होगा तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी देखेंगे तो चार्ज यहाँ पर 0 था इसका, और यहाँ पर जो है वो -4 हुआ, तो कार्बन यहाँ पर +4 आ गया ना भाई, तो कार्बन यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस हुए क्या बना लेगा, SO2 बना लेगा और साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी साबित हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया। सल्फर के साथ करेंगे तो सेम ये। अच्छा, सल्फर में थोड़ा सा देखो परेशानी है, कन्फ्यूजन इसमें कि ये 0 हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, और यहाँ तो ये सल्फर +6 में है। अब सल्फर अपने आप को बढ़ाएगा 0 से, जाहिर सी बात है बढ़ेगा ना ये, तो SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड।
SO2। उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड जब ये अपने आप को रिड्यूस करेगा तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, SO2 में कन्वर्ट होगा, प्लस SO2 और प्लस वाटर। इस चीज़ को थोड़ा समझो, इस चीज़ को देखो, यहाँ पर भी सल्फर +4 पे आया और यहाँ पर +4 पे आया। अब ज़रा समझना इस चीज़ को कि ये वाला सल्फर ऑक्सीडाइज होकर SO2 बनाए और ये वाला सल्फर, ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फर है वो रिड्यूस होकर SO2 बनाए। बस समझ में आ रही है? इसने अपने चार्ज को बढ़ाकर SO2 बनाया और ये अपने चार्ज को कम करके SO2 बन रहा है। तो जब सल्फर से रिएक्शन होता है तो 2 मॉलिक्यूल SO2 को प्रोड्यूस होते हैं। तो बजाय इसको कि इस तरह से लिखने के बजाय बेहतर ये होता है हमेशा कि इसको SO2 एक ही बार लिखा जाए और उससे पहले 2 लगा दिया जाए कि 2 मोल्स बन रहे हैं। दैट्स द सिंपल वे। ठीक है, तो 2SO2 का मतलब क्योंकि एक ऑक्सीडाइज होकर बना और एक रिड्यूस होकर बन रहा है। बस समझ में आ रही है? अब आखिरी चीज़ रह गई कि वी नीड टू बैलेंस इट। ये हमारे पास यहाँ पर कॉपर 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले 2 लगा लिया। ठीक है, तो सल्फर बैलेंस हो गया हमारे पास। हाइड्रोजन 4 हो गया ना, तो यहाँ पर 2 लगा लिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 2 8, 4 + 2 + 2 बैलेंस सही, ऑलरेडी बैलेंस था, हमने उसको गलत काउंट कर लिया था इसलिए हम आगे बढ़ गए थे। सही है, तो ये इतना मुश्किल बैलेंस था नहीं है। अब आज यहाँ पर देखते हैं एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास बन रहा है। एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 2, सबसे पहले तो यहाँ पर हम 2 लगा लेते हैं भाई, एल्यूमिनियम बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। सल्फर 1 है, सल्फर 3 और 1 4 सल्फर है, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो यहाँ 4 लगा लिया। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 8 हो गया, तो यहाँ पर 4 लगा लिया। सही है, अब बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 4 16, यहाँ पर 4 3 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18। हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, तो 18 करने के लिए यहाँ पर हम इसको कितना कर लें यहाँ पर, अच्छा यहाँ 18 तो हो नहीं सकता ना, यहाँ पर 4 है ना, बल्कि 4 5 4 4 16, 4 5 20 है ना भाई। 18 यहाँ पर हमारे पास ही नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर लें, लाइक इसको हम 6 कर लें, 6 4 24। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 12 हो गया, तो यहाँ पर 6 लगा लिया हमने। सल्फर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 अलग से और लगा लिया। अब देखते हैं 6 4 24 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 3 12, 12 + 6 कितना हो गया हमारे पास, 12 + 6 18, 18 + 6 24, बैलेंस हो गया सारे। तो ये इस तरह से थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये इतने आराम से इस तरह से जैसे इक्वेशन बैलेंस होते हैं ना, तो यहाँ तो बस सारे बैलेंस ही थे, तो ये चीज़ थोड़ा देखना पड़ता है। अब आ जाओ इसमें नेक्स्ट इक्वेशन बैलेंस करते हैं। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1। देखो ऑक्सीजन ही फंसेगा हमेशा ना, इसको बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 + 2 4 और 1 5 है। ऑक्सीजन का मैं यहाँ पर अगर हम 2 लगा लें तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, बराबर हो गया। सल्फर यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा लिया। अब चेक करते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं। 4 2 8, 2 2 4, 4 + 2 6 + 2 8, ये बैलेंस हो गया। सही है, तो अब देखें मैं किस तरह से बैलेंस करता हूँ ना, क्या मेथड अपनाता हूँ। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बैलेंस करने का, ये इसी तरह से किया जाता है उसको, अपने लॉजिक्स को यूज़ करके। अब यहाँ चेक करते हैं, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 और एक 5 है। अच्छा, यहाँ फिर से बैलेंसिंग रिक्वायर होगी ना। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 2 2 4 और एक 5 है, और यहाँ 4 है। अगर यहाँ पर हम 2 कर लें तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 4 2 8, यहाँ 2 2 4 + 2 दैट 6। ऑक्सीजन बैलेंसिंग है। सल्फर यहाँ पर, सल्फर को यहाँ पर देखो, सल्फर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 और 1 3 है ना, 3 सल्फर है, 2 + 1, तो यहाँ पर हम 3 कर लें। अब हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन देखो 4 3 4 2 8 ऑक्सीजन, 3 2 6 + 2 8 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। सही है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। देखो जितना टाइम इसको कंप्लीट करने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा बैलेंस करने में लगता है। सही है ना भाई। तो बैलेंसिंग और बैलेंस इक्वेशन के नंबर होते हैं, विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन के 0 नंबर मिलते हैं, इसलिए बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो इक्वेशन बैलेंस करना भी इतना मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है, हर इक्वेशन नहीं लेता, बट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टेक टाइम टू बैलेंस। ठीक है, बट हो जाते हैं। क्लास 9 में आप लोगों ने सीखा होगा इसको बैलेंस करना। और इंस्पेक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं हमने, तो फर्स्ट टाइम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी यूज़ किया था, उसके थ्रू भी इसको बैलेंस कर सकते हैं, बट वो और ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर होता है, उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद लंबी कहानी होगी।
ठीक है, समझ में आ गई बात। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबको ठीक है। 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने देखे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के। नाउ अब यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के क्या इस्तेमालात हैं, क्या यूजेजेस हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके 5 यूजेजेस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये 5 यूजेजेस यहाँ पर हम इसके लिख देते हैं सिंपल। ये भी और यूजेस जो होते हैं ना, ये भी आपको पता है बेटा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इट विल ऑलवेज कम इन एमसीक्यूज, कि एमसीक्यूज के अलावा आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कहीं और नहीं आता बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला तो इट इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइज़र। इसको फर्टिलाइज़र बनाने में, फर्टिलाइज़र मतलब खाद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है ताकि वो एग्रीकल्चर हो सके। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास किंग ऑफ कंपाउंड्स कहा जाता है। किंग ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं ना, मुरक्कबात का बादशाह। क्यों किंग ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं? बिकॉज इससे इसकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इसी को हम बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। जो कितनी भी इंडस्ट्री दुनिया में है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है, उसका यूजेज है, समहाउ कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। और जो कंट्री ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम करती है वो कंट्री इंडस्ट्रियली ज़्यादा डेवलप्ड कहलाती है। क्योंकि जिस कंट्री में ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसका मतलब कि वो कंट्री इंडस्ट्रियली देखा जाए तो सनती तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। जो उसके बाद उसकी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इसका मतलब कतई तौर पे यही होता है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को कि ये बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, रीढ़ की हड्डी जैसी है इंडस्ट्रीज़ की, और किंग ऑफ कंपाउंड्स है। तो बहुत इस्तेमालात हैं। हम यहाँ से 5 इस्तेमालात देख रहे हैं जो बुक में मैंशन है, बस वही देख रहे हैं। ठीक है, तो खाद बनाने में इस्तेमाल इसका है, फर्टिलाइज़र बनाने में। इसी तरह से डिटर्जेंट्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट मतलब कि सर्फ वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल है। ठीक है, इसी तरह से इट इज़ यूज टू रिमूव रस्ट। रस्ट को रिमूव करने के लिए, जंग को रिमूव करने के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जंग को हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। नॉर्मली एसिड यूज़ किया जाता है जंग साफ़ करने के लिए, आपने देखा होगा। इसी तरह से इट यूज फॉर एचिंग ऑफ ग्लास। ग्लास की एचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एचिंग का क्या मतलब होता है? एचिंग का प्रोसेस किसे कहते हैं? एचिंग का मतलब होता है कि मेकिंग डिज़ाइन ऑन ग्लास। मेकिंग डिज़ाइन ऑन ग्लास। तो एचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लास में, शीशे में हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, डिज़ाइंस बनाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार जो शीशा होता है, ग्लास होता है, उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइंस बने होते हैं, फूल पत्ती बने होते हैं, और वो खुरदरे टाइप का, रफ टाइप का सरफेस होता है उसका। अगर आप उसको ऊपर से तो नहीं देख रहे, नीचे से आप उसको टच करोगे ना बैक साइड से, तो आपको लगेगा ग्लास का वो सरफेस थोड़ा गुरदुरा रफ है, और वो एक डिज़ाइन जैसा बना रहा होता है ना वाइट कलर का, तो उसमें कलर्स वगैरह भी होते हैं डिफरेंट। तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारे पास से एचिंग। तो एचिंग का प्रोसेस करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सदर वगैरह में बहुत सारे, मतलब आप जाएंगे तो वहाँ तो पर हैं से बहुत सारे शॉप्स हैं, और जहाँ पर क्या किया जाता है कि ग्लास में आप देखोगे कि शीशे में वो एक डाई रखते हैं फूल पत्ती जैसा, उसमें फिर एक लिक्विड डालते हैं, लिक्विड डाल के छोड़ देते हैं, फिर लिक्विड को सक आउट साफ़ करते हैं तो वो डिज़ाइन जैसा बन जाता है। तो वो ईचिंग कहलाता है। वो सदर में होता है, और भी जगहों पर होता होगा। तो एचिंग का प्रोसेस, वो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें यूज़ किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं HF, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल एसिड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट से इट इज़ यूज टू मेक मोटर बैटरी। इसको मोटर बैटरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मोटर बैटरी हम किससे कहते हैं? मोटर बैटरी इज़ आल्सो नोन एज लेड स्टोरेज बैटरी। इसको लेड स्टोरेज बैटरी को बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। ये जो नॉर्मली लेड एसिड एक्यूमुलेटर भी जिसको हम कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, मोटर बैटरी, जो बाइक में लगी होती है, जो कार में लगी होती है, जो ट्रक में लगी होती है, जो गोलगप्पे वाला होता है उसके पास भी रखी होती है, या पॉपकॉर्न जो बेचते हैं उनके पास देखा होगा ना, बॉक्स जैसी एक बैटरी होती है। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी जिसको हम कहते हैं। इस तरह से UPS वगैरह घर पे अगर आपके लगा है तो UPS में भी वो बैटरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जनरेटर में भी बैटरी लगी होती है सेल्फ देने के लिए, देखा है ना सबने भाई। इसी तरह से सोलर एनर्जी, सोलर पावर के जिस घर में लगा होता है उसमें भी वो बैटरी लगी होती है। तो वो हर साइज़ की होती है, डिफरेंट एम्पेयर्स की होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, 200 एम्पेयर की, 250 एम्पेयर की, 100 एम्पेयर की, 60 एम्पेयर की, बहुत सारी हमारे पास बैटरीज आती हैं। अलग अलग कंपनीज़ की AGS होती है, ओसाका, एक्साइड, वोल्टा, सुना होगा ना, अलग अलग कंपनीज़ लिख नाम लिखा होता है। तो पता लगे क्या बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, बॉक्स टाइप की जो बैटरी होती है। सो समझ में आ गया मोटर बैटरी किसे कहते हैं? तो मोटर बैटरी इज़ लाइक एक बैटरी होती है, ठीक है, जो डब्बे जैसी होती है, सही है, क्यूब शेप में। उसमें अगर आपने देखा होगा ना, क्लास में पढ़ा होगा आपने बेसिक क्लासेस में 9, 10 फर्स्ट ईयर वगैरह में, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में, कि उस बैटरी के अंदर लेड की प्लेट्स लगी होती हैं, तभी उसको लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। लेड और लेड ऑक्साइड होता है, एनोड कैथोड होता है।
तो लेड की प्लेटें होती है उसके अंदर लगी हुई, और उसके अंदर एक एसिड भी डलता है, उसके अंदर तेज़ाब डलता है जिसको बैटरी का तेज़ाब बोलते हैं। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डलता है, वो 10% कंसनट्रेटेड होता है ना। बैटरी का तेज़ाब सुना होगा आपने, तो वो जब आप बैटरी की मुरम्मत करने जाते हैं तो उसमें एसिड डालता है, वो उसको बैटरी का तेज़ाब बोलता है। असल में केमिस्ट्री में हम उसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ठीक है। तो वो 10% कंसनट्रेटेड होता है, उसको एक कंसनट्रेशन उसकी बढ़ाने के लिए हम उसमें पानी भी ऐड कर होते हैं टाइम टू टाइम। डिस्टिल वाटर आपको पता है पानी भी डालते हैं एसिड में कुछ दिनों के बाद, 15-15 दिन या 10-10 दिन के गैप से। तो वो उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है 10% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कुछ 5 मैंने बेसिक इस्तेमालात बताए हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, वाटर रिमूवर के तौर पे और भी इस्तेमालात हो सकते हैं, ठीक है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है, एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेजेस हैं। लैब के अंदर टेस्टिंग केमिकल के तौर पे, रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ केमिकल्स को टेस्ट करने के लिए। जैसे आपने नाइट्रोजन टेस्ट जब आपने किया था फर्स्ट टाइम एलिमेंट डिटेक्शन के अंदर, जब आपने नाइट्रोजन टेस्ट किया था तो उसमें नाइट्रोजन टेस्ट करने के लिए उसमें जो है वो जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट है, लसाइन फिल्ट्रेट जो था, सोडियम एक्सट्रैक्ट लसाइन सॉल्यूशन, उसमें आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड के मतलब पहले आप उसमें FeSO4 डाल देते, फेरस सल्फेट, और उसमें जो है वो वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब से जो है टच करके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ये 1 से 2 ड्रॉप आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जाकर उसमें ऐड होता तो एक पर्शियन ब्लू कलर उसके अंदर अपीयर होता था, तो इससे पता लगता था कि नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अगर वो नहीं आता था पर्शियन ब्लू तो सल्फर टेस्ट करते थे, सही है ना, याद आओगे अभी तो किया है प्रैक्टिकल आप लोगों ने। तो कहने का मकसद ये है कि लाइक बहुत सारे इस्तेमालात हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, ये किंग ऑफ कंपाउंड। बात समझ में आ गई सारी, तो मसला यहाँ तक। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद कर लेंगे, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और इस्तेमालात क्या है इसके हैं, यूजेजेस क्या हैं, बस ये कर लिया तो ये कंपाउंड एंड हो गया। फुल डिटेल में हो गया, उसके अलावा बुक में और कुछ नहीं लिखा हुआ इसके बारे में, ठीक है, न्यू बुक के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया आपका चैप्टर ना। देखो ये चैप्टर पहले ना पुराने बुक के अंदर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये मिलाकर एक चैप्टर बना करता था। अगर आप देखेंगे तो 2 चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर बनाते थे, और काफ़ी ज़्यादा समझ लो कि पूरा कंप्लीट आप समझ लो कि 2 मंथ्स लगते थे हमारे चैप्टर 3 में, और 3 महीने लगते थे हमारे चैप्टर 5 में। टोटल 5 महीने लगते थे ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने में, जो 8 क्लास 7 क्लास में जाकर ये ख़त्म हो जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया कोर्स को। आपके चैप्टर तो बढ़ा दिए लेकिन कोर्स बहुत शॉर्ट कर दिया। और फॉन्ट आप देखेंगे ना बड़े बड़े हो गए। ये बुक जैसे कि ये बुक रखी हुई है ना इसके अंदर, अब इस बुक के अंदर जो फॉन्ट है ना, वो फॉन्ट या पेजेस भले आपको इतने लगे हैं लेकिन ना फॉन्ट बड़े हैं, हेडिंग बड़ी बड़ी डली हुई है ना, तो एक पेज में गिनती के ही मतलब मटेरियल लिखा हुआ है। पुराने बुक उठाएंगे छोटे छोटे फॉन्ट करके, वो इतनी ही थिक थी लेकिन बहुत कुछ लिखा होता था एक पेज के अंदर उसके अंदर। तो इस लिहाज से देखा जाए तो शॉर्ट हो गया, ईजी हो गया। मतलब सिंपल सी बात है ना, जैसे पूरा एक पेज में सिर्फ यूजेस ही लिखा हुआ उन्होंने, तो यूजेस का एक पेज पूरा आ गया, जबकि गिनती के यूजेस उसके अंदर लिखे हुए। तो एक तरह से देखा जाए तो इतनी मोटी बुक तो है लेकिन उसके अंदर मटेरियल बहुत कम है, ना होने के बराबर है। वरना ऐसा हो नहीं सकता था कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए आज, ठीक है, अगर हम पुरानी बुक से पढ़ रहे होते तो। इतने कंपाउंड्स होते हैं, वो मेरे पुराने लेक्चर्स भी हैं, आप उसके अंदर देखेंगे जाकर। चैप्टर 4 देखिएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप देखें कितने लेक्चर है, 20-20, 22-22 लेक्चर है, और ये 7 लेक्चर में ख़त्म हो जा रहा है। याद भी कुछ नहीं करना, गिनती के 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है और एक ही आपका कास्टिंग कैलनर है, बाकी सब तो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत बेसिक रिएक्शंस ही भरे हैं ज़्यादातर, वो भी बेसिक रिएक्शंस हैं। अगर आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी आती है तो फिर आपके लिए आसान है, ठीक है। तो देखा जाए तो आसानी पैदा की है। तो जो डॉक्टर मौज़म जिन्होंने इस बुक को बनाया है, तो उन्होंने भी यही चीज़ बताई थी कि हमने इन चीज़ों को हटा दिया है, रट्टे वाले चीज़ों को हमने हटा दिया है, ख़त्म कर दिया, और अच्छा किया इसको हटाने के बाद, क्योंकि याद करने की चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए इतनी। वो बाजार सी बात है, क्योंकि अब दौर जदीद आ रहा है ना, अब चीज़ों को याद करने के लिए जो आपके पास फ्लैश ड्राइव्स हैं, आपके पास छोटे छोटे USBs आपके पास 1-1 टेराबाइट की आ गए। आपके मोबाइल में 128 GB 256 GB मेमोरी होती है। तो याद करने रट्टा लगाने के लिए आज के दौर में बहुत सारे गैजेट्स हैं हमारे पास। दिमाग अल्लाह ताला ने इंसान का बनाया कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ तख्लीक करने के लिए, कुछ इनोवेट करने के लिए। दिमाग चीज़ों को रटने के लिए नहीं अल्लाह ताला ने पैदा किया। हिसाब से अच्छा रट्टा आपका मोबाइल फ़ोन लगा सकता है। 600 पेज दे दो, 10 साल बाद भी निकालोगे तो वैसे ही याद करके सुना देगा, आप नहीं सुना सकते हो। सिंपल सी बात है ना। तो इस चीज़ को समझा गया है न्यू बुक के अंदर और हटा दिया गया इन चीज़ों को। अच्छी बात है, जदीद दौर के लिहाज से ऐसी होना चाहिए था। तो MCQs पॉइंट के लिहाज से बात करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें और हैं, इसको अभी लिखे नहीं, आप इसको समझ लें तो टाइम दूंगा, बस क्लास तो ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। तो हाफ आवर होगा आपके पास, जैसे आप इसको लिख सकते हैं आधे घंटे में, कोई मसला नहीं है। MCQs पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ है एंड में एक चार्ट, जैसे पिछली क्लास में हमने किया था कि S ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स को हमने क्या किया था, लाइक के उनको हमने पढ़ा था,
एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स को हमने जो है वो रीड आउट किया था, उनके यूजेस को पढ़ा था अलग अलग। याद करो, पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, इनका इस्तेमाल देखा था। अब इसमें यहाँ पर कुछ अलग अलग एलिमेंट्स पी ब्लॉक के, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और उनके जो है वो कंपाउंड्स के कुछ यूजेजेस बस ये याद रखना है। ये MCQs में ही आ सकता है और किसी चीज़ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने MCQs पॉइंट के लास्ट हेडिंग डाल दी है और लिख दिया है। तो फर्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आप जानते हैं कि एलिमेंट है, इसका सिंबल हम सब जानते हैं क्या होता है भाई, Al होता है। 3A ग्रुप का एलिमेंट है एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल के अंदर। और आप सब जानते हैं एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, जो कि लास्ट में यम आ रहा है तो वैसे भी हमें पता है कि एक मेटल है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? एल्यूमिनियम मेटल का एज अ मेटल, तो वायर्स को बनाने में इस्तेमाल होता है, तारों को बनाने में इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम का, जिसको हम सिल्वर वायर कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसको सिल्वर कहा जाता है एल्यूमिनियम की तारों को, चूँकि कलर इसका सिल्वर जैसा होता है, लेकिन ये होता है एल्यूमिनियम है। जैसा बोलते हैं ना पंखे के अंदर सिल्वर वाइंडिंग हुई है तो सस्ता पंखा है, या पंखा जल जाएगा थोड़े दिन बाद, तो वो कॉपर का ज़्यादा अच्छा होता है। तो सिल्वर जो है वो सिल्वर से मुराद सिल्वर कलर की वायर जो एल्यूमिनियम है असल में, वो राइट सी बात है, वरना सिल्वर तो और महंगा पड़ेगा। आपको क्या लगता है चांदी का वायर डाला गया होगा क्या? तो मतलब चांदी का वायर हो जाएगा तो मतलब 10 लाख का एक पंखा आएगा आपका सिर्फ, सिंपल सी बात हो गई है। तो वो सिल्वर वाइंडिंग जो होते हैं ना, वो सिल्वर वाइंडिंग असल में एल्यूमिनियम वाइंडिंग है। वो सिल्वर का मत समझो कि वो नहीं है कि गोल्ड वाला सिल्वर नहीं है, वो तो ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, महंगा होता है वो। तो सिल्वर को वायर मतलब एल्यूमिनियम को वायर बनाने में इस्तेमाल करता है। अलॉयज़ बना सकते हैं। अलॉय आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स का कॉम्बिनेशन अलॉय होता है। तो एल्यूमिनियम के डिफरेंट अलॉयज़ होते हैं। तो पुरानी बुक में था, इस बुक में हटा दिया गया अलॉयज़ को, जैसे कि ड्यूरालमीन होता है। ड्यूरालमीन एक अलॉय होता है जिससे हम लोग एरोप्लेन्स को बनाते हैं, एरोप्लेन की बॉडीज़ बनाते हैं। इस तरह से एल्यूमिनियम ब्रोंज होता है, कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और मतलब इसके अलावा काम होता है। तो एल्यूमिनियम के अलॉयज़ यूज़ किए बनाए जा सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ब्रोंज है आपके, जो अब तो शायद नहीं आता, 1 रुपये और 2 रुपये का सिक्का जो होता है ना सिल्वर वाला, सिल्वर कलर का, तो वो एल्यूमिनियम ब्रोंज है असल में, वो एल्यूमिनियम का अलॉय है, प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, वो एल्यूमिनियम ब्रोंज कहलाता है, वो एक अलॉय है। 1 रुपये 2 रुपये का जो सिल्वर वाला सिक्का होता है, हल्का सा बिल्कुल, तो वो अलॉयज़ को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह किचन यूटेंसिल्स, किचन के बर्तन भी बनाते हैं एल्यूमिनियम से। हल्के बर्तन जो होते हैं, क्या है ना, स्टील का तो भारी होता है बहुत, वो चमकदार होता है, और एक थोड़ा वाइट कलर का होता है, जितना शाइन नहीं कर रहा होता, लेकिन वो बड़ा हल्का सा होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन जिसको हम कहते हैं, पतली सी चादर जैसी होती है वो, ठीक है। इसी तरह से मतलब स्टील और इसमें ये फ़र्क है, स्टील शाइन बहुत करता है और ये शाइन नहीं करते, रफ सा होता है। देखा होगा आपने, इसके एल्यूमिनियम के बर्तन भी देखे होंगे। इसी तरह से विंडो फ्रेम्स, जो विंडो के फ्रेम्स होते हैं ना, ग्लास विंडोज़ और ग्लास डोर्स जो होते हैं ना, जिसके फ्रेम बनते हैं, तो वो भी एल्यूमिनियम के बन रहे होते हैं। जब भी आपने देखा होगा ग्लास डोर्स जो होते हैं ना, जो लगे होते हैं, शीशे वाला जो डोर होता है, उसमें साइडों में जो फ्रेम उसके होता है वो एल्यूमिनियम होता है, ब्राउन होता है, कभी सिल्वर टाइप का होता है, देखा ना, तो वो एल्यूमिनियम के फ्रेम्स होते हैं। विंडो में भी लगा होता है, स्लाइडिंग विंडो जो होता है ना, उनमें जो फ्रेम बना होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है, उसका हल्का सा होता है। इसी तरह से चॉकलेट फॉइल्स, एल्यूमिनियम के फॉइल्स भी होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं चांदी के वर्क, जिसको कहा जाता है चांदी के वर्क। तो वो चांदी के वर्क असल में वो एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं, पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिठाइयों में यूज़ किया जाता है उसको। आपने देखा होगा बर्फ़ी वगैरह में, खीर वगैरह के ऊपर लगा होता है, खा भी सकते हैं, उसका एडिबल होता है ये। इसी तरह से चॉकलेट्स को रैप किया जाता है, चॉकलेट्स को भी रैप करते हैं ना, तो अंदर से वो आपने देखा होगा कि वो फॉइल जैसा निकलता है, महंगे चॉकलेट्स जो होते हैं थोड़े। इसी तरह से कैल्सी प्लस, आपने CAC 1000 जो होता है ना, गोल वाला जो टैबलेट होती है कैल्सी, वो भी एक ना फॉइल के अंदर लिपटा होता है, फिर उसके अंदर निकलता है, तो वो पूरा एल्यूमिनियम फॉइल होता है, मेटल जैसा होता है पूरा, है ना, सिल्वर कलर का आपको लग रहा होता है वो। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें उसके, हम बहुत सारा सिगरेट ट्रैप्स भी होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे काम होते हैं उसके। मतलब काफ़ी जगहों पर आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा। मैं इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल देता हूँ, भाई कहीं तो देखा होगा, वरना एक बच्चे एग्जाम्पल एक बता दो ना तो उसको लगता है तो हमने देखा ही नहीं है, तो उसको 6-7 एग्जाम्पल दो ताकि उसको एक जगह क्लिक कर जाए उसके दिमाग जाके। वरना कुछ बच्चों को सारा क्लिक कर रहा होता है, मैं आपकी जगह बैठता तो मुझे सारे समझ में आ रहे होते हैं कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन हर बच्चे इतने ज़्यादा टेक्निकली नहीं होते, कुछ बच्चे इतना ज़्यादा इधर उधर ऑब्जर्वेशन पावर नहीं होती है ना, तो उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया होता हर चीज़ को ना, उनको मल्टीपल एग्जाम्पल देनी पड़ती है। और कुछ बच्चों में बहुत ग्रेट ऑब्जर्वेशन होती है, वो 10 एग्जाम्पल और सोच लेते हैं दिमाग में अपने अंदर टीचर के बताने के बाद। तो हर तरह के बच्चे क्लासरूम में होते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है, क्लियर है भाई। इसके बाद नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर भी बेटा एक एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या होता है, S होता है ना, और किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6C ग्रुप का एलिमेंट है। सल्फर को उर्दू में हम लोग कहते हैं गंधक, देखा होगा पीले रंग के पत्थर जैसा होता है, येलो कलर के, है ना। सल्फर पानी में डालते हैं, वो डस्ट वगैरह रिमूव करने के लिए, कोगुलेशन करता है ना पानी के अंदर ये, तो वो डस्ट रिमूव कर देता है पानी में से, कोएगुलेशन प्रोसेस। इसी तरह से हमने किस तरह से पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में इसका इस्तेमाल है। H2SO4 को ये पढ़ा था पिछली क्लास में। सबसे पहले स्टेप में सल्फर बर्निंग तो करते थे, फिर उसके बाद SO2 बनता था, फिर SO3 बनाते थे, देन आगे जाकर उसको फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते थे।
इसी तरह से H2S को बनाने में इस्तेमाल होता है। H2S असल में हमारे पास एक गैस है, इस गैस को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस है, ये हाइड्रोजन और सल्फर की रिएक्शन से बनती है H2S गैस। ये आप लोग लैब में इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अलग से रोटन एग लाइक स्मेल होती है, सड़ा अंडा जैसे होता है ना, ऐसी बदबू होती है, ऐसी स्मेल होती है उसकी, रोटन एग लाइक स्मेल इसको हम कहते हैं। मतलब ये गैस अगर आपके मतलब आप लोग यूज़ करोगे उसको सेकेंड या प्रैक्टिकल्स के अंदर, जब प्रैक्टिकल में इस गैस को यूज़ किया जाएगा ना, ये जब इस गैस को खोला जाएगा या जब इस गैस को बनाया जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे आप जो है वो किसी गटर के सामने खड़े हुए और सामने जो है ना वो लियारी नदी बह रही है आपके, या मलिन नदी, कोई भी ऐसी गटर वाली नदी जो हमारी, या गुजर नाला बह रहा है, उसके सामने खड़े हो गए तो वो ऐसा बिल्कुल लगता है। क्यों? चूँकि वो बिल्कुल रोटन एग लाइक स्मेल आ रही होती है उसके अंदर से, तो वो जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये H2S गैस की सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव ऑर्डर होती है। ये गैस होती है, लैब में इस्तेमाल करोगे उसको टेस्टिंग केमिकल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सेकेंड ईयर में कॉलेजेस में। किप्स अपरेटस उसको आपके कॉलेज में रखा होगा, उससे बनाया जाएगा उसको। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, जब इस्तेमाल स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल तो आप देखना होगा, तो अब याद करना, सर ने ऐसी बात बताई थी। ओके, उसके बाद क्लोरीन है Cl। अब क्लोरीन हमारे पास जो है दिस इज Cl, तो क्लोरीन हमारे पास Cl है और क्लोरीन हमारे पास आपको पता है 7A ग्रुप का एलिमेंट है, बहुत मशहूर है ये भी। अब क्लोरीन का क्या इस्तेमाल है, ये भी P ब्लॉक एलिमेंट है। इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसको, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाकर भी दिखाएंगे, मतलब इक्वेशंस के थ्रू। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC सुना होगा ना, प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह बनते हैं इसके, जो पाइप होते हैं ना, जितने भी पाइप्स होते हैं प्लास्टिक पाइप, वो सब PVC पाइप्स होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड वो सब क्लोरीन से बनाया जाता है, रिएक्शन होता है, वो आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर हमने बना लिया है, ब्लीचिंग पाउडर को वो क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बन रहा था ब्लीचिंग पाउडर, तो वो भी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, पिछली क्लास में बताया था। इस तरह से वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, बल्कि प्यूरिफिकेशन से ज़्यादा बेहतर वर्ड मैं इसमें लिख देता हूँ, कौन सा वर्ड बेहतर होता है, स्टेरिलाइजेशन। जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए, वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मीठे पानी के अंदर भी डाला जाता है ना इसको, नल का जो लाइन का जो पानी होता है उसकी जो स्मेल आ रही होती है वो क्लोरीन की स्मेल होती है, क्लोरीन ऑर्डर होती है, बिकॉज उसमें जर्म्स को किल करने के लिए ये ऐड किया जाता है। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब हम कंपाउंड देखते हैं, 4, 5, 6 ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड नंबर 4 ये कहलाता है बोरेक्स, ये आप शायद फर्स्ट टाइम नाम सुनेंगे, बोरेक्स। अब बोरेक्स जो है हमारे पास वो बोरॉन का कंपाउंड है, बोरॉन Na, उसका फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 10H2O। बोरेक्स Na2B4O7, इस फार्मूले को याद रखना है। तो ये बोरेक्स कहलाता है। इसी बोरेक्स को हम लोग उर्दू में इसको कहते हैं, इसी बोरेक्स को उर्दू में कहा जाता है सुहागा, इसी को उर्दू में सुहागा कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने उर्दू में एक इडियम सुना होगा ना, सोने पे सुहागा। ठीक है, तो सोने पे सुहागा मतलब गोल्ड ऑन द बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स ऑन गोल्ड, इस तरह से। तो सुहागा देखा है कभी, ज्वेलर्स वगैरह से ताल्लुक़ पड़ा है कभी, ज्वेलरी वगैरह से लाइक सुहागा इस्तेमाल करते हैं ज्वेलर्स, पता है कभी, नहीं पता। तो वो ज्वेलर तो उसको शाइन प्रोड्यूस करने के लिए होता है। जब कभी ऐसा होता है ना कि आपके जो गोल्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं उस गोल्ड की शाइन ख़त्म हो गई लेट से, तो उसको पॉलिश करने के लिए ना गोल्ड को, तो वो सुहागा यूज़ करते हैं उसके अंदर। सुहागा क्या करता है, गोल्ड तो वैसे ही चमकता है, लेकिन जब सुहागा ऐड करते हैं तो वो और चमकना शुरू कर देता है, बिल्कुल न्यू जैसा हो जाता है। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया, सोना तो सही, सुहागा भी आ गया उसके ऊपर। तो एक अच्छी चीज़ बहुत अच्छी हो गई तो सोने पे सुहागा हुआ है ना भाई, बात समझ में आ गई। तो ये बोरेक्स कहलाता है ये इंग्लिश में, सुहागा। ये पाउडर जैसा होता है, इसको और भी होता है लाइक इस्तेमाल करते हैं उसको, बोरेक्स को बहुत इस्तेमाल है। नॉर्मली पाउडर जैसा होता है वाइट कलर का, छोटे बच्चों को भी उसको ना पानी में ऐड करके पिलाते हैं थोड़ा सा। सुहागा कॉलिक पेन होता है कुछ बच्चों को ना, रातों में जैसे रोते रहते हैं। ये मुझे इसलिए पता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा होता है, दैट्स मुझे पता है। ठीक है, वो रात में मतलब कि ही यूज टू वीप ना अलॉट, तो वो होता है तरीका मुझे नहीं पता था, तो बड़े बूढ़े तरीके को बताते हैं कि सुहागा एक पाउडर जैसा होता है ना, वो एक चुटकी लेकर पानी में ऐड करके फीडर में उसको पिला दो ना, तो बच्चे का कॉलिक पेन होता है, उसको ना पेट में एक दर्द होता है। छोटे बच्चों को अक्सर 50% बच्चों को होता है वो, और रातों को वो रोते हैं, वो 2-2, 3-3 घंटा रोते रहते हैं बिला वजह में, वो कॉलिक पेन कहलाता है। वो बिला वजह से भरा उसको जो भी पेन हो रहा है उसको हम कहते हैं। तो वो फिर जाहिर सी बात है उसको ख़त्म करने के लिए उस पेन को हम लोग क्या करते हैं, वो सुहागा ऐड करके उसको पिलाते हैं थोड़ा सा। वो वाइट कलर का पाउडर होता है, तो घर में रखा हुआ होगा, अगर जब छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए रखा होता है। तो सुहागा के ये तो मैं ऐसी एक्स्ट्रा एक काम बता रहा हूँ, ये तो मैं इसलिए बता, मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। तो बाकी ये कि बोरेक्स का बुक के अंदर कौन सा इस्तेमाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने एक्स्ट्रा इस्तेमालात बताए जो बुक में नहीं थे, बट ऐसे पता होना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल इट इज़ यूज्ड एज फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। अब सोल्डरिंग तो जाहिर सी बात है गर्ल्स का काम तो इतना नहीं होता, सोल्डरिंग का बॉयज़ को पता होगा। सोल्डरिंग किस तरह करते हैं, टाँका लगाना जिसको हम कहते हैं ना, सोल्डरिंग करना, सोल्डरिंग आयरन देखा होगा ना आपने,
पता है आपको, दैट्स गुड, ठीक है। हाँ, करना भी आता है आपको, चलो ठीक है, यू आर एक्सेप्शन, ठीक है। तो आप एक्सेप्शनल हो गए इसका मतलब है, क्योंकि लड़कियों को ऐसे आता नहीं है ना, उनको आना चाहिए शुरू में। ये यूनिवर्सिटी में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनेंगे तो शायद आ जाए, ठीक है, मतलब आपका काम नहीं है असल में, ठीक है। बट बॉयज़ को तो आना ही चाहिए, सोल्डरिंग करना सबको आना चाहिए। बट इलेक्ट्रॉनिक्स, जो लड़कियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगी आगे जाकर, तो उनको तो दैट सी बात है आएगा ही आएगा। लेकिन 9-10 इंटर में इतना नहीं आता किसी को, चूँकि काम नहीं है। सोल्डरिंग कहते हैं कैसे बेटा, मैं बता देता हूँ जिनको आता है कि लाइक उसमें हम क्या करते हैं, लाइक एक जो भी सर्किट्स हमारे पास है, वॉट एवर सर्किट हमारे पास है, आप सर्किट में बहुत सारे चिप्स वगैरह लगे होते हैं, लाइक चिप्स मतलब खाने वाले चिप्स नहीं, माइक्रो जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो भी माइक्रो चिप्स लगे होते हैं सारे, वो चाहे मोबाइल फ़ोन की सर्किट हो या कोई और हो, रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, बहुत कुछ लगे होता है ना। अब उनको अगर आपको निकालना है, या पहले निकालना है और निकाल कर नया लगाना है, तो जो आपने देखा होगा अभी लगाते हुए किसी को, या एनर्जी सेवर वगैरह बनाते हुए देखा होगा आपने, एलईडीज़ को बनाते हुए देखा होगा कि उनके पास कुछ चीज़ें रखी होती है। एक तो उनके पास सोल्डरिंग आयरन होता है जो बड़ा गर्म हो रहा होता है, जिसको उन्होंने लगाया होता है प्लग के साथ, वो आगे से हीट अप हो रहा होता है, तो सोल्डरिंग आयरन उसको हम कहते हैं, काया बोलते हैं उसको नॉर्मली उर्दू में, नॉर्मली काया या सोल्डरिंग आयरन। तो उससे वो क्या करते हैं कि वो जो है ना, वो लाइक टाँका जैसे कि उसको निकालना है। अब टाँका अगर निकालना है तो टाँके को निकालने के लिए उनके पास एक चीज़ और रखी होती है, छोटी सी डिबिया में होती है, वो ब्राउन टाइप की होती है, वो ब्राउन कलर की, उसको बरूदा बोलते हैं, बरोदा बोलते हैं उसको, इस तरह से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो तुम लोग उसको, तो ब्राउन कलर का होता है, छोटी सी डब्बी में रखा होता है, कुछ नहीं बोलते तुम लोग, बॉयज़ को पता है, बरूदा बोलते हैं उसको, उर्दू में कहते हैं, अब छिड़कते हैं बिल्कुल उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं इंग्लिश में, वो बोरेक्स होता है वो। तो उससे क्या होता है कि उसको छिड़कते हैं उसके ऊपर ना, सर्किट के ऊपर, या फिर उसको टच करके लगाते हैं ना, तो क्या होता है आराम से जल्दी जो है ना वो टाँका निकल जाता है, और फिर वो जुड़ भी जाता है आराम से उसकी वजह से, तो वो फ्लक्स कहलाता है। एक तो फ्लक्स फिजिक्स में होता है जो आप पढ़ोगे, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, वो फ्लक्स है। और एक फ्लक्स जो होता है ना, वो सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो लाइक एक वो ब्राउन कलर का होता है, तो वो फ्लक्स उसको कहते हैं। तो वो क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन में लगाते हैं तो क्या होता है, टाँका उससे मजबूत जुड़ता है, जिसको हम कहते हैं। समझ में आ रही बात, किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं अगर देखा तो कभी जाना किसी भी जगह पर जहाँ पर कोई बंदा बैठ के सब कर रहा होगा ना, किसी मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग शॉप में, उसको बोलना पे फ्लक्स दिखा दें या फिर बरोदा दिखा दें, तो वो बरोदा दिखा देंगे आपको, तो वो समझ गए। ऐसे बता रहा हूँ, तो इसका इस्तेमाल है बोरेक्स का, बुक में ये इस्तेमाल लिखी हुई को, तो ये इस्तेमाल आप देखनी है, क्लियर है। तो ये बोरेक्स एक कंपाउंड है बोरॉन का, Na2B4O7 इसका फॉर्मूला, बी से मुराद यहाँ पर बोरॉन है, तो मसला। नेक्स्ट उसके बाद पाँचवा हमारे पास है एलम, इसी को एलम कहते हैं, इसको फुल फॉर्म में कुछ लोग इसको एक और नाम देते हैं, इसी को कहते हैं पोटैश एलम। पोटैश एलम उर्दू में इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई, फिटकरी बोलते हैं। देखा फिटकरी तो देखा है, देखने में मिश्री जैसा लगता है, बट मिश्री होता नहीं है, मिश्री मीठा होता है, ये बड़ा कड़वा होता है, कसैला होता है। दिस इज़ पोटैश एलम। इस फॉर्मूला काफ़ी लंबा होता है, याद किया होगा, K2SO4.Al2SO4O3.24H2O, फॉर्मूला याद है सबको। दिस इज़ पोटैश एलम, फिटकरी। इसका काम क्या होता है, पानी साफ़ करने के लिए, पहली चीज़ तो ये गदला पानी अगर कभी कभार आता है ना घर में, मिट्टी वाला पानी, तो उसमें फिटकरी डाल देते ताकि मिट्टी ख़त्म करे उसका, देखा होगा आपने। तो मिट्टी क्या होता है, वो ख़त्म हो जाती है, पानी ब्राउन से वाइट हो जाता है, वो नॉर्मल पानी कलर पे आ जाता है। तो एक तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल है, क्लोरीन को भी यूज़ करते हैं, सल्फ़र को भी यूज़ करते हैं, और एलम को भी यूज़ करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, अलग अलग काम है सबके। इसके अलावा इसको एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक से मुराद की वुंड्स वगैरह जो है ना, माइनर कट्स वगैरह लग जाएंगे, माइनर कट्स वगैरह जब लग जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसको, उसमें से जर्म्स ना फैलें उसके अंदर, तो उसके लिए वो लगाते हैं। अब ये पता होगा, बॉयज़ को ज़्यादा पता होगा, नाई की दुकान में जाकर बैठते हैं ना, तो नाई जब वो अस्त्रा यूज़ कर रहा होता है ना, रेज़र, तो क्या होता है, कट लग जाते हैं कभी, तो उसके सामने फिटकरी रखी होती है, वो जाकर रगड़ देता है वहाँ पे, देखा कभी ऐसा, तो वो कट लगाते हुए, तो इसलिए मुझे पता है नाई लोग रखते हैं अक्सर, इसको सामने रखा होता है उनके उस पर ना, तो वो किस लिए यूज़ होता है, ताकि एंटीसेप्टिक के तौर पे, क्योंकि वो कट लग गया रेजर से ना, तो अब जाहिर सी बात है, अगर ओपन कट लग गया तो उसमें कोई जर्म्स वगैरह एंटर होकर सेप्सिस क्रिएट कर सकते हैं, इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर वहाँ पर रगड़ दिया जाए किसको भी, पोटैश एलम को, फिटकरी को, तो फिर जर्म्स वगैरह अटैक नहीं करते उसके ऊपर। सुना होगा आपने ऐसा, ठीक है, हुआ भी आपके साथ? नहीं, अच्छी जगह जाते हो मतलब स्टैंडर्ड में। ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, जो 200-150 वाले नाई की बात कर रहा हूँ, हेयर ड्रेसर की बात नहीं कर रहा हूँ। नाई और हेयर ड्रेसर में फ़र्क सिर्फ यही है, नाई जो है वो आपका 200 में बाल काट देगा, हेयर ड्रेसर जो है वो 800 रुपये में काटेगा, काम एक ही करेगा,
बस उसको बेचारे को ना ही इसलिए बोल रहे हैं कि वो पैसा कम ले रहा है, और वो हेयर ड्रेसर या हेयर स्टाइलिस्ट वो इसलिए है कि वो पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। काम दोनों का वही करना है, बाली काटना, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ बस यही है कि नाम इंग्लिश में हो जाता है तो थोड़े रेट बढ़ जाते हैं उसी चीज़ के। बस समझ में आ गई भाई? तो ऐसी बात है। बन कबाब लोगे तो सस्ता मिलेगा, उसी बम का आपको बर्गर बोल दोगे तो महंगा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। है एक ही चीज़ बन कबाब और बर्गर, लेकिन रेट बढ़ता है इंग्लिश में नाम आ जाने से। होता है ना ऐसा। एक बार वो मैं कर रहा था वहाँ पे इमाम कॉलोनी कैंपस में पढ़ा रहा था, वहाँ मुझे एग्जाम्पल देनी थी, पता नहीं कौन सी तो एग्जाम्पल थी मुझे। वो हमारे घर में हमारी अम्मी क्या करती थी, लाइक ना कि वो बनाया करती थी, मतलब पानी आटे में चीनी घोल दिया करती थी, और आटे में जब चीनी घोल देती थी तो फिर वो एक उसके बाद ना वो एक ना वो बन जाता था, उसको फिर रोटी की तरह पका देती थी। उसको हम लोग एज चीला कहा करते थे, या चीला हम लोग बिहारी में बोलते हैं, चीला पराठा, लाइक बिहारी में कहते हैं चीला पराठा, या पोया, मतलब पुआ भी कहते हैं उसको, मालपुआ वगैरह। अच्छा, अब मैंने लड़कियों से पूछा ना वहाँ पे, उनको पता ही कुछ नहीं है ना चीला कौन सा है। तो मैंने उनको जब बताया ना तो वो उसको क्या बोले, अच्छा आप पैन केक की बात कर रहे हैं। बोलो पैन केक कब से हो गया आज के दौर में, लाइक ये मतलब पैन, तब मुझे लगता है शायद आके उसका नाम बच्चे पैन केक रखे हुए, वो मीठा पराठा जो होता है, बट नाम ऐसा हो गया वो चीज़ महंगी हो जाएगी, वर्थ बढ़ गई उसकी, इंग्लिश में नाम आ गया पैन केक, जबकि वो है वही चीला जिसको हम लोग कहते हैं, जो अम्मी हमारी ज़माने से बना रही है। जैसे पुराना चिप्स अब फ्रेंच फ्राइज़ बन चुका है, नाम चेंज हो जाते हैं ना, सिंपल बन रहा है। रहमत चौक पे नाम है फ्रेंच फ्राइज़, फ्रांस से आए जैसे। चलो नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं अमोनिया गैस की। NH3 लास्ट है यूजेज, अमोनिया गैस के यूजेज है। अमोनिया गैस NH3 होता है फॉर्मूला इसका, और आपको पता है अमोनिया जो है वो क्या है बेटा, नाइट्रोजन से बनता है, नाइट्रोजन P ब्लॉक एलिमेंट है। तो अमोनिया का भी इस्तेमाल हम देख लेते हैं, पढ़ा होगा आपने, NH3 गैस फॉर्मूला होता है, उसकी गैस होती है ये। सबसे पहला तो नाइट्रिक एसिड को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे कोर्स में हटा दिया गया है आपसे। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा चैप्टर 13 के अंदर ओस्वाल्ड प्रोसेस, ओस्वाल्ड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता था अमोनिया गैस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब नहीं है हमारे बुक में, बट याद रख सकते हैं। इसी तरह से इसको रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन में मल्टीपल गैसेस यूज़ करते हैं ना, उसमें कंडेंसर के अंदर जो गैस जली होती है ना, तो पुराने वक्तों में, अब तो इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब तो बहुत सारी गैसेस आ गई। तो अमोनिया गैस को इस्तेमाल किया जाता था। एक ठंडी गैस होती है जो क्या करती है, फ्रिज में मौजूद खाने वगैरह को, पानी को ठंडा रखती। तो फ्रिज में जो गैस होती है उसमें भी अमोनिया गैस को यूज़ किया जा सकता है। अब तो मल्टीपल बहुत सारी गैसेस आ गई हैं, बहुत जदीद दौर आ गया, CFC फ्री गैसेस आ गए, लेकिन अमोनिया गैस चूँकि पॉल्यूटेंट एक किस्म की है ना, ये एटमॉस्फेयर ख़राब करती है आपका, इसलिए अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन पहले रेफ्रिजरेशन में अमोनिया गैस को इस्तेमाल करते थे कंडेंसर या कंप्रेसर के अंदर। समझ में आ गई बात? सारी बातें क्लियर है?